हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिडक्शन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है इसके बारे में आप सब जानते होंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो होती है F इक्वल टू एम ए, जहाँ पर m है मास ऑफ द सिस्टम, a है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, F है यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मींस F इक्वल टू एम ए को प्रूव करना चाहते हैं बाय यूजिंग हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, तो सबसे पहले आपको हैमिल्टन प्रिंसिपल आना चाहिए। हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, वो हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको हैमिल्टन प्रिंसिपल पता है तभी आप आज का टॉपिक मींस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिड्यूस कर पाएंगे बाय यूजिंग हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले आपको कंसिडर करना होगा एक कंजर्वेटिव डायनामिकल सिस्टम, जो कि बहुत सारे पार्टिकल्स से मिला के बना होगा, और हम ये मान के चलेंगे कि सभी पार्टिकल्स का मास सेम है और हर एक पार्टिकल का मास है स्मॉल m। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, t1 टाइम पर सिस्टम जो है वो p पोजीशन पर था इन अ कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस, और कुछ समय बाद जो कि होगा t2 टाइम, उसकी जो पोजीशन होगी कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में वो होगी q। p से लेके q तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी r वेक्टर। हम मान लेते हैं कि ये जो सॉलिड लाइन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द सिस्टम, और ये जो डॉटेड लाइंस हैं, जो डॉटेड आपको पाथ शो किए गए हैं, ये नेबरिंग पाथ्स हैं। एक्चुअल पाथ क्या होता है, नेबरिंग पाथ्स क्या होते हैं, ये हम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल में पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सिस्टम मूव किया है फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, ये मूव किया है अंडर द फील्ड ऑफ अ फोर्स, और उस फोर्स को हम लेंगे F वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम तो आप इसमें ये बना के आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। Let us consider a conservative dynamical system which moves from point P to point Q under the action of a field of a force F vector। तो सबसे पहले आपको एक कंजर्वेटिव डायनामिकल सिस्टम लेना होगा जो कि P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव करेगा। P is the position of the system at time t1 and Q is the position of the system at time t2। और ये जो मोशन होगा इस सिस्टम का वो P से लेके Q तक होगा अंडर एक्शन ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स, और उस फोर्स को हम लेंगे F वेक्टर। लेट m बी द मास ऑफ ईच पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिस्टम। ये सिस्टम जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिला के बना होगा, और हर एक पार्टिकल का मास जो है वो हम स्मॉल m लेंगे। काइनेटिक एनर्जी T ऑफ ईच पार्टिकल इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी, हर एक पार्टिकल की कितनी होगी, वो होगी हाफ mv²। अब आप जानते हैं कि वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं dr/dt, जहाँ पर r जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी जो है वो टाइम डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का, तो v की जगह हम लिख देंगे dr/dt, और dr/dt को हम लिख सकते हैं r डॉट। डॉट यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो v की जगह आपको r डॉट लिखना होगा और इसके ऊपर स्क्वायर लगाना होगा। तो ये तो आगे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। जब सिस्टम P से लेके Q तक मूव कर रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना वेरिएशन आएगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय T में कितना वेरिएशन आएगा उसको हम डेल्टा T से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू हाफ m। r डॉट में कितना वेरिएशन आएगा, डेरिवेटिव करना है इसका, तो कैसे होगा, 2 आगे आएगा, 2r डॉट, फिर r डॉट का डेल्टा वेरिएशन डेल्टा r डॉट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा T की वैल्यू आ गई हमारे पास m r डॉट डेल्टा r डॉट, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया है।
वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना होगा। फिर हम हैमिल्टन प्रिंसिपल में इनको यूज़ करके प्रूव करेंगे, डिड्यूस करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया था, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिस्टम जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है इन अ फील्ड ऑफ फोर्स एफ वेक्टर। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन जरूर हुआ होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है हमारे पास एफ, डिस्प्लेसमेंट है आर। आगे कॉस थीटा भी आता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इस वर्क डन में कितना वेरिएशन आएगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आप लिखेंगे द वेरिएशन इन वर्क डन इज गिवन बाय। तो वेरिएशन के लिए आपको डेल्टा डब्ल्यू लिखना होगा। फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स है, तो आर में कितना वेरिएशन आएगा उसको हम डेल्टा आर से डिनोट करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास वेरिएशन इन वर्क डन, जो कि है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा आर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। ये सिस्टम जो है वो कंजर्वेटिव सिस्टम है, और कंजर्वेटिव सिस्टम के केस में जो फोर्स होती है उसको हम नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो स्केलर फंक्शन जो है यहाँ पर वो होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज V। तो आप लिखेंगे एज द सिस्टम इज कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव सिस्टम में जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस डेल V, दैट इज फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, और वो स्केलर फंक्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ द सिस्टम। इस डेल को हम लिख सकते हैं डेल्टा बाय डेल्टा आर। सो F विल बी इक्वल टू माइनस डेल V बाय डेल आर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो इस F की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 इन 2 वी गेट डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा आर। यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट की जाएगी, जो कि है माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। साथ में है डेल्टा आर, डेल्टा से डेल्टा आर कट गया, तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये माइनस साइन जो इधर शिफ्ट हो जाएगा वो आ जाएगी माइनस एफ इंटू डेल्टा आर। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो ये आ गया हमारे पास वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा वी। तो काइनेटिक एनर्जी में भी वेरिएशन निकाल चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी में भी कितना वेरिएशन होगा ये हम निकाल चुके हैं। फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन का आगे यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी एंड वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लिया था, जिसको हमने फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन दिया था। अब हैमिल्टन प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्म हमने लिखना है। अब ये सिस्टम जो है उसे P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव करना है, तो वो इस पाथ के अलोंग भी मूव कर सकता है, इस पाथ के अलोंग भी मूव कर सकता है, इस पाथ के अलोंग भी मूव कर सकता है। बहुत सारे पाथ्स अवेलेबल होंगे फॉर द सिस्टम टू मूव फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। बट सिस्टम कौन सा पाथ फॉलो करेगा, कौन सा पाथ जो है वो एक्चुअल पाथ होगा और कौन सा पाथ नेबरिंग पाथ होगा, ये हमें हैमिल्टन प्रिंसिपल बताता है। सिस्टम वही पाथ फॉलो करेगा जिस पाथ के अलोंग जो एक्शन इंटीग्रल होगा। एक्शन इंटीग्रल क्या होता है? एक्शन इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल होता है बिटवीन द लिमिट्स t1 टू t2 L dt। जिस पाथ के अलोंग ये लाइन इंटीग्रल, जिसको हम एक्शन इंटीग्रल बोलते हैं, वो एक्सट्रीमम होगा। एक्सट्रीमम मीन्स जिस पाथ के अलोंग इस इंटीग्रल की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी, मीन्स एक्सट्रीमम होगी। वही पाथ जो होगा वो सिस्टम का एक्चुअल पाथ कहलाया जाएगा। आप इन तीनों में से किसी को भी एक्चुअल पाथ मान सकते थे और किन्हीं दो को आप नेबरिंग पाथ मान सकते थे। हमने इस पाथ को एक्चुअल पाथ माना है, इस स्ट्रेट लाइन को एक्चुअल पाथ माना है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो एक्सट्रीमम होने का क्या मतलब है कि इस एक्शन इंटीग्रल का जो डेल्टा वेरिएशन होगा वो 0 होगा। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, जिसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल्टा वेरिएशन ऑफ एक्शन इंटीग्रल t1 टू t2 L dt शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो L है वो लैग्रेंजियन है। लैग्रेंजियन जो होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज t माइनस वी। तो इस L की जगह आप t माइनस वी लिख देंगे, डेल्टा बाहर ऐसे रहेगा। इस डेल्टा को आप अंदर लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन t1 टू t2 डेल्टा t माइनस डेल्टा v dt इज इक्वल टू 0। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो आप डेल्टा t और डेल्टा v की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 and 4 in 5 वी गेट। तो आपको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं।
आपको मिलेगा लाइन इंटीग्रल T1 टू T2। यहाँ पर आप पुट करेंगे डेल्टा टी की वैल्यू जो कि है आपके पास mr डॉट डेल्टा आर डॉट, उसके बाद है यहाँ पर माइनस डेल्टा वी की वैल्यू है हमारे पास माइनस एफ डेल्टा आर, साथ में डी टी इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसका इंटीग्रेशन आप अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आप अलग करेंगे तो आप लिखेंगे m कांस्टेंट है, m बाहर ले लेंगे, इस r डॉट की जगह आप dr बाई डी टी लिख देंगे क्योंकि r डॉट का मतलब dr बाई डी टी होता है। इंटीग्रेशन T1 टू T2 डेल्टा आर डॉट ऐसे रहेगा, dt यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन T1 टू T2 f डेल्टा आर डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, ये एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। तो हमें यहाँ पर यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हुए इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा और उसे सॉल्व करते ही आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग यूवी रूल। इसको हम मान लेंगे u, इसको हम मान लेंगे v। तो यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन हमें क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन dr बाई डी टी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जब हम डेल्टा आर डॉट का इंटीग्रेशन करेंगे तो डॉट यहाँ डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इंटीग्रेशन से डॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ डेल्टा आर और लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पर T1 टू T2। ये लिमिट जो है एक्चुअली वो डेल्टा आर डॉट के ऊपर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा आर T1 टू T2, डेल्टा आर डॉट का इंटीग्रेशन जो है वो डेल्टा आर हो जाएगा, इंटीग्रेशन से डॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो आगे आपको मिलेगा m जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर आपके पास आता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dr बाई डी टी का डेरिवेटिव क्या होगा, वो हो जाएगा d स्क्वायर r बाई डी टी स्क्वायर। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेल्टा आर डॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन से डॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, dt आएगा और साथ में ये टर्म ऐसी रहेगी प्लस T1 टू T2 f डेल्टा आर डी टी। तो यहाँ पर u इंटू वी रूल लगाकर हमारे पास ये दो टर्म्स आ चुकी हैं। बट स्टूडेंट्स डेल्टा आर एट टाइम T1 एंड टाइम T2 मीन्स वेरिएशन इन r एट टाइम T1 एंड T2 ये कितना होगा, जो कोऑर्डिनेट्स में वेरिएशन होगा एट द एंड पॉइंट्स, T1 T2 जो है वो एंड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P एंड Q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो कोऑर्डिनेट्स में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, तो डेल्टा आर की वैल्यू एंड पॉइंट्स पर 0 होगी, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो उसका रीजन आपको लिखना होगा डेल्टा आर at endpoints T1 and T2 will be equal to 0, there is no variation in coordinates at endpoints पर coordinates में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, तो ये पूरी टर्म 0 होगी हमारे पास, ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो चुकी है। तो आपके पास ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी, तो आपको लिखना होगा माइनस m इंटीग्रेशन T1 टू T2 d स्क्वायर r बाई डी टी स्क्वायर डेल्टा आर डी टी प्लस इंटीग्रेशन T1 टू T2 f डेल्टा आर डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ पर डेल्टा आर है, यहाँ पर डेल्टा आर है, dt है, dt और इंटीग्रेशन भी सेम लिमिट्स के बीच में है, T1 T2 के बीच में है, तो इन दोनों इंटीग्रेशन को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो पहले हम प्लस f लिखेंगे, फिर माइनस m अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस m डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर डेल्टा आर डी टी इज इक्वल टू 0। ये इंटीग्रल कब 0 होगा, जब इस इंटीग्रल का इंटीग्रेंड मीन्स ये फंक्शन 0 होगा। तो आप लिखेंगे द अबव इक्वेशन होल्ड्स गुड व्हेन f माइनस एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे, f इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, r यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का डबल टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, वो एक्सेलरेशन होता है, तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की जगह आप a लिख देंगे, सो f विल बी इक्वल टू एम ए। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं f वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, और यही है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मींस एफ वेक्टर में वेक्टर को प्रूव कर दिया है। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।